हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो क्लास है वो क्लास 10वीं के लिए वर्ष 2021 बिहार बोर्ड जो विज्ञान विषय में जो 80 ऑब्जेक्टिव पूछा था, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। 80 ऑब्जेक्टिव का हम लोग डिस्कशन करेंगे और ख़ासकर हमारे जो विकल्प के बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन जो है इस बार का मंथली एग्जाम में यहाँ विकल्प में भी पूछा गया था, तो वो थोड़ा ध्यान से इसे देखिएगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा पहला सवाल है कि दर्पण सूत्र है, अर्थात दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण सूत्र का फॉर्मूला है। जबकि अगर हम लेंस सूत्र की बात करते हैं तो ये जो हमारा है ये हमारा लेंस सूत्र है। ये क्या है हमारा? तो ये हमारा लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र क्या होता है? तो लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा लेंस सूत्र है। आगे हम बात करते हैं, मेरा दूसरा सवाल है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल जो प्रभाव होता है वह किस के चलते टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है? तो याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते प्रदर्शित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते प्रदर्शित होता है। अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन के चलते जो है हमें कोई वस्तु दिखती है, अर्थात जैसे कि सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ा और फिर वो रिटर्न हमारी आंखों तक आ रहा, तो ये परावर्तन के चलते होता है। परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के बुआ कुल 2 नियम हैं। अगर हम बात करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है वह प्रिज्म के द्वारा होता है, और जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में विभाजित होती है तो इसी क्रिया को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर हम बात करें सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण बैगनी रंग का होता है, सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण बैगनी रंग का होता है, जबकि सबसे कम वर्ण विक्षेपण की बात करेंगे सबसे अधिक बैगनी का होता है, जबकि सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम लाल रंग का होता है। लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है जबकि बैगनी का सबसे अधिक होता है। तीसरे सवाल की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा मेरा सवाल है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो याद रखिएगा, अभिसारी लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस को जो है, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। अगर हम दर्पण में बात करते हैं तो दर्पण में ये उल्टा हो जाता है, दर्पण में ये उल्टा हो जाता है। दर्पण में अवतल लेंस को, दर्पण में अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे? तो अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, ये चारों सवाल हो गया। एक बार और रिवाज के तौर पर देख लेते हैं। अपसारी लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस, अगर हम अभिसारी लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस, अगर हम अपसारी दर्पण की बात करेंगे तो अभिसारी दर्पण, और अगर हम अपसारी दर्पण की बात करेंगे तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला मेरा सवाल है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला मेरा सवाल है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। अगर हम अगला सवाल की बात करें तो अगला मेरा सवाल है कि डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो याद रखिएगा, डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन अगर हम विद्युत मोटर की बात करते हैं तो विद्युत मोटर जो है, विद्युत मोटर
विद्युत मोटर जो है वो क्या करता है, तो वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला मेरा सवाल है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर जो है 1-1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम आवेश होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताइए प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर भी इलेक्ट्रॉन के जितना ही आवेश होता है, लेकिन वहाँ 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम होता है प्लस में। कितना होता है, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम प्लस में होता है। अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन और उस पर आवेश होता है -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। प्रोटॉन की खोज किया गोल्डस्टीन, उस पर आवेश होता है +1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। न्यूट्रॉन खोज किया जेम्स चैडविक और न्यूट्रॉन खोज किया जेम्स चैडविक और उस पर आवेश कुछ भी आवेश नहीं होता है, वह आवेशहीन होता है। अगला अगर हम बात करते हैं, अगले सवाल की अगर हम बात करते हैं तो अगला मेरा 8 नंबर सवाल है। मेरा 8 नंबर सवाल है कि खिलौने में किस लेंस सेल का उपयोग होता है। जो भी खिलौने, जैसे कि बच्चा वाला खिलौना होता है, गाड़ी हो गया या अनेकों प्रकार का जो खिलौना होता है, उसमें हम सूखे सेल का उपयोग करते हैं। सूखा सेल का उपयोग होता है खिलौने के निर्माण में। अगर हम बात करते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। लेकिन वही अगर हमसे ये कोई सवाल पूछेगा कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अगला मेरा सवाल होता है, तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, जबकि कार्य करने की शक्ति क्या हो जाएगी, कार्य करने की शक्ति हो जाएगी दर। अगला मेरा सवाल है, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। विस्थापन कहने का मतलब जब एक यौगिक से दूसरा कोई, मतलब एक पदार्थ से कुछ उठ करके दूसरे में विस्थापित हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगर यहाँ बात करते हैं तो ये तो एक पदार्थ दो अलग अलग भागों में टूटता है, तो ये तो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। अगर यहाँ देखते हैं दो अलग अलग था, एक बन गया, तो ये तो हो गया संयोजन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ देखिए, एक था और एक ये था, अर्थात एक लोहा था और एक कॉपर सल्फेट था। तो लोहा के साथ सल्फेट जो अभिक्रिया कर लेती है, कॉपर यहाँ से विस्थापित हो जाती है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जबकि यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके दोनों अपना अपना विस्थापित करता है, इसलिए इसे कहते हैं द्विविस्थापन। इसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन इसे कहते हैं। जबकि ये हमारा हो जाता है विस्थापन, इसे हम कहते हैं द्विविस्थापन। और ये क्या है हमारा, ये विस्थापन का एग्जाम्पल होता है। ये किसका है, तो विस्थापन अभिक्रिया का। अगला हम बात करते हैं, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, अर्थात उजला होता है। जबकि अगर हम सिल्वर आयोडाइड की बात करते हैं तो सिल्वर आयोडाइड का कलर होता है पीला। सिल्वर आयोडाइड की अगर हम बात करेंगे तो सिल्वर आयोडाइड का कलर हो जाएगा पीला। सिल्वर आयोडाइड का कलर कैसा होगा, पीला। जबकि सिल्वर क्लोराइड की बात करते तो उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर श्वेत होता है। अगला हम बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन लवण है। कहने का मतलब लवण कौन सा है, तो अगर हम बात करते हैं NaCl साधारण नमक होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, लवण भी कहते हैं। अगर हम HCl की बात करें तो यह एक अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों एक प्रकार का क्षार होता है। अगर हम बात करें तुतिया, जिसे हम नीला थोथा के नाम जानते हैं, उसका अनुसूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा तुतिया का सूत्र होता है CuSO4
इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O तुतिया का सूत्र होता है। अगर हम बात करते हैं गंधक, जिसे हम सल्फर के नाम से भी जानते हैं, गंधक को सल्फर भी कहते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो गंधक का परमाणु संख्या होता है 16। अगर हम बात करें अगला सवाल, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो जो भी अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जबकि अगर हम धातु के ऑक्साइड की बात करते हैं, अगर हम धातु के ऑक्साइड की बात करते हैं तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो है वह क्षारीय होती है। अगर हम आगे चलें और अगले सवाल पे चलते हैं तो अगला मेरा सवाल है 16 नंबर सवाल है कार्बन है। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन एक अधातु होता है। कार्बन क्या होता है? तो एक अधातु होता है। कार्बन का संकेत C होता है। कार्बन एक अद्वितीय तत्व है। अगला सवाल है मेरा, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? याद रखिएगा, अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन आ जाएगा, और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन के एग्जाम्पल की बात करें तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अगर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हमारा जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये तो मीथेन है, मीथेन तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर यहाँ देखें ये तो एथेन है और एथेन भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसको कहते हैं एथीन, और एथीन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर C हो जाएगा, एथीन। अगर हम बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, जो भी फोटो वाला यौगिक होगा ना, जो फोटो वाला यौगिक होगा ओकरा कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसको की कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बेंजीन इसका आंसर हो जाएगा। बेंजीन का फोटो बनता है, और बेंजीन ये मीथेन, मीथेन तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये एथीन, एथीन क्या है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन के अंतर्गत आता है। और ये प्रोपेन है। प्रोपेन भी एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगला मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस है? याद रखिएगा, आवर्त सारणी के वर्ग 18 के जो भी तत्व हैं वह अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस कहलाते हैं, जिनमें आ जाएगा हीलियम, जिनमें क्या आएगा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब जो है ये सब अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है। ये सब किस श्रेणी में आता है? तो ये सब अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है। और यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हीलियम। आगे अगर हम बात करते हैं, अगला मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? याद रखिएगा, उपधातु कहते किसको हैं? तो वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों की तरह गुण प्रकट करते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। और उपधातु की संख्या 7 है, जिसमें एंटीमनी जो है वह एक उपधातु है, S भी एक उपधातु है। अगर हम कॉपर की बात करें यह धातु है, निकेल भी धातु है, लोहा भी एक धातु है। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल मेरा है कि पौधे में श्वसन होता है। तो पौधे में श्वसन जो है वह पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, उसी के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। अगला मेरा सवाल है, इनमें से कौन स्वपोषी है? स्वपोषी कहते किसको हैं? तो वह जीव जो अपना भोजन स्वयं पका लेते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। और इसमें स्वपोषी जीव में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अगर हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल की, जितने भी हरे पौधे हैं वह स्वपोषी हैं। कुछ शैवाल भी होते हैं तथा कुछ बैक्टीरिया, जैसे नील हरित शैवाल की बात करते हैं, ये सब स्वपोषी जीव होते हैं। तो यहाँ के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो हरे पौधे। अगला है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित अगर हम बीमारी की बात करते हैं तो वह निमोनिया, जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी होती है।
निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी होती है। अगर हम बात करें अगला सवाल, एंड्रोजन है। याद रखिएगा, एंड्रोजन जो होता है वह एक नर हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? तो एक नर हार्मोन है। जैसे नर हार्मोन की बात करें तो टेस्टेस्टेरोन और एंड्रोजन ये दो नर हार्मोन है। अगर हम मादा हार्मोन की बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब मादा हार्मोन होता है। अगर हम आगे बात करते हैं, अगर हम अगला सवाल पे बात करते हैं, कह रहा है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप जो है वह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो है, एड्रिनल ग्रंथि, उसके द्वारा ही ब्लड प्रेशर या रुधिर चाप नियंत्रित होता है। अगला मेरा सवाल है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। कौन सा इनमें से एक लिंगी पादप है? तो जिसमें सिर्फ एक ही लिंग पाया जाता है उसे एक लिंगी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पपीता। पपीता जो है एक लिंगी पादप का एक उदाहरण होगा। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा, अंडाशय तो मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय तो मादा जनन तंत्र का भाग है, डिम्ब वाहिनी या फिलोपियन ट्यूब ये भी तो मादा जनन तंत्र का भाग है, लेकिन शुक्र वाहिका जो है यह नर जनन तंत्र का भाग है। आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र वाहिका हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं कि द्विखंडन होता है, किस जीव में द्विखंडन होता है? तो याद रखिएगा, अमीबा में जो है द्विखंडन की प्रक्रिया होती है। आगे हम बात करते हैं, टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है। ऊपर ही हम लोगों ने देख लिया है कि टेस्टिस जिसको हिंदी में कहते हैं वृषण, और टेस्टोस्टेरोन जो है वह वृषण स्रावित करती है। कौन स्रावित करती है? वृषण स्रावित करती है। अगर हम अंडाशय की बात करते हैं तो अंडाशय से जो है वह प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। अगला हम अगर 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 किलोग्राम होता है। लेकिन अगर हमसे कोई सवाल पूछेगा कि बताइए यकृत का वजन कितना होता है, यकृत का वजन कितना होता है, तो यकृत का वजन भी इसी के आसपास 1.5 kg होता है। यकृत का वजन कितना होता है? तो यकृत का वजन होता है 1.5 kg होता है। 31 नंबर सवाल की बात करें, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? अर्थात लेंस के निर्माण में हम लोग किस पदार्थ का उपयोग नहीं करते हैं? तो याद रखिएगा, पीतल का उपयोग, जिसको हम लोग इस्पात कहते हैं, पीतल का उपयोग जो हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। अगर पीतल की बात करें तो पीतल एक मिश्र धातु है, और पीतल जो है वह किस किस पदार्थ का मिश्रण होता है? तो याद रखिएगा, तांबा और जिंक, कॉपर और जिंक के मिश्रण से पीतल बनता है। अगर याद रखने की ट्रिक की बात करते हैं तो पिताजी याद रखिएगा। अगला मेरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन की बात करें या प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के 2 नियम हैं। तो यहाँ से ये आंसर सही हो जाएगा 2। 33 नंबर सवाल की बात करें, निम्न में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है। अगर हम पुतली की बात करते हैं तो पुतली से होकर प्रकाश अंदर जाती है। आँख का जो रंग निर्धारण करता है वह आइरिस जो है आँख का रंग निर्धारण करता है। और जब किसी व्यक्ति का आँख अगर दान किया जाता है तो आँख ना दान करके सिर्फ कॉर्निया दान किया जाता है। कॉर्निया को हम लोग देहाती भाषा में टेम्पर ग्लास के नाम से भी जानते हैं। अगला मेरा सवाल है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? तो म्यू का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, और इसे ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगला मेरा सवाल है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? अगर किसी भी दर्पण का फोकस दूरी प्लस में है
अगर किसी दर्पण का फोकस दूरी प्लस में है तो सीधे समझिए वह उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अगर माइनस में रहता तो क्या हो जाता? अवतल दर्पण हो जाता। अगला सवाल है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई पड़ता है, किस कारण से? तो तालाब का जल कम गहरा दिखने का मेन रीजन प्रकाश का अपवर्तन होता है। पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रकाश के अपवर्तन के चलते ही दिखाई देता है। सिक्का का उठा हुआ प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण होता है। अगर हम बात करें अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। अगला हम बात करते हैं, अगला सवाल है 38 नंबर, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं f बराबर क्या होता है, तो f बराबर होता है r/2। f बराबर क्या होता है? f बराबर होता है r/2। और यही जब 2f की तरह चल जाएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा? तो r बराबर हो जाएगा 2f। और यहाँ से देखिए r बराबर 2f, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा? r बराबर 2f आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला मेरा सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में जो है हम लोग नाइक्रोम के तार का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? नाइक्रोम के तार का उपयोग करते हैं। चाहे आयरन में हम लोग, चाहे आयरन की बात करें, सीधा सी ये समझिए जो भी गर्म होने वाला पदार्थ है उसमें हम आयरन का उपयोग करते हैं। अगला मेरा सवाल है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 3.6 गुना 10⁻6 जूल जो है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, और पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने कुल 40 प्रश्न का डिस्कशन लिया है। पार्ट 2 में हम लोग 40 और प्रश्न का डिस्कशन लेंगे। पार्ट 1 देखे हैं तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, और आपको यहाँ से बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके बताएं कि ये डिस्कशन आपको कैसा लगा। धन्यवाद।